ठीक है, थैंक यू। कम्युनिकेशन में जैसे कि हमने पढ़ा कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी शेयर इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है दो लोगों के दरमियान शेयर होंगे, जिसमें एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ठीक है। सेंडर वो बंदा है जो बात बोलने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैं हूँ, तो मैं बात बोलने वाला हूँ, आपको मेरी बात समझ आ रही है या आप सुन रहे हैं, तो आप रिसीवर हैं, ठीक है। इस बात को पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके होते हैं कि आप अपने वर्ड्स के साथ कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी साउंड के ज़रिए कर सकते हो, या फिर किसी साइन के ज़रिए, ठीक है, या फिर अपना बिहेवियर जो है आप उसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि किसी के साथ जो है आप अपनी फीलिंग्स या बातें शेयर ऐसे नहीं कर सकते, तो आपके फेस से पता चलता है कि आपके फीलिंग्स क्या है, आप किस मूड में हैं, ठीक है, फेस से भी पता चलता है। तो ये जो फीलिंग्स या फिर फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, ये भी जो है एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है, एक्सप्रेस टू बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एक है सेंडर, जो मैंने आपको बता दिया कि जो लोग बात करने वाले होते हैं, ठीक है, वो है सेंडर। एक है मैसेज, जो मैं बात बोल रहा हूँ या जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्या है, वो हमारा मैसेज है। एंड नंबर 3 इज़ अ रिसीवर, जो बंदा जिसको बात बोली जा रही है, जो वो सुन रहा है, वो है रिसीवर, ठीक है। और फिर उसके बाद है रिस्पॉन्स और फीडबैक। रिस्पॉन्स या फीडबैक मतलब कि आपको मेरी बात समझ आ गई, अब आप मुझे उसका रिस्पॉन्स दोगे, मुझे उसका फीडबैक दोगे कि हाँ, आपने जो ये बात बोली इसका ये मतलब है, मुझे इस तरीके से समझ आ गई है, या आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके का जो रिस्पॉन्स होगा वो इसका फोर्थ फैक्टर है, ठीक है। तो चार चीज़ें आ गई, सेंडर, मैसेज, रिसीवर और उसके बाद रिस्पॉन्स। यहाँ पे भी आपको वही सारी चीज़ें बताएगी कि सेंडर है वो मैसेज जो है वो कन्वे करेगा, और वो कहाँ जाएगा, रिसीवर तक। रिसीवर उसको डी कोड करेगा। डी कोड मीन्स कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इन कोड है, इन कोड मीन्स कि वो अभी जा रहा है, ठीक है, जब उसके तरफ मैसेज जा रहा है वो इन कोड है, जब वो उसको समझ आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डी कोड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस इन्वॉल्विंग द सेंडिंग। ये वही बात है कि इसमें वही सेंडिंग या फिर सेंडर और रिसीवर वो दोनों आते हैं, एक से मैसेज जाएगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा। ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें जो है वही फिर से कि सेंडर क्या है। सेंडर अ पर्सन और अ ग्रुप हु विशेस टू कम्युनिकेट टू मैसेज टू अनदर। एक बंदा हो सकता है या एक ग्रुप हो सकता है जो किसी दूसरे लोगों को या दूसरे बंदे को जो है वो एक बात बोलना चाह रहा हो, कम्युनिकेट करना चाह रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेंडर कहेंगे, ठीक है। कैन बी कंसिडर्ड द सोर्स इनकोडर, इसको हम सोर्स इनकोडर भी कहते हैं। सोर्स इनकोडर का मतलब ये कि इससे वो मैसेज इनकोड होके जा रहा है, ठीक है, मतलब एक चीज़ पैक होके जा रहा होता है ना, मतलब वो इनकोड है। जब वो वहाँ जाएगा, वो उस चीज़ को खोलेगा, आप किसी को गिफ्ट भेज रहे हो तो वो खुलेगा तो डी कोड हो जाएगा, मतलब उसको बात समझ आ गई तो फिर वो डी कोड हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें है मैसेज। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज मैसेज इटसेल्फ। जो पैगाम है, जो बात है, या जो भी पिक्चर है, जो भी गिफ्ट है, ठीक है, वो है मैसेज। जो भी आप भेजना चाह रहे हो, जो आप बोलना चाह रहे हो, वो है आपका मैसेज। जो आप बोलना चाह रहे हो या फिर आप लिख के भेजना चाह रहे हो, जिस तरीके से भी आप कहना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा मैसेज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रिसीवर है। रिसीवर मैंने आपको बता दिया कि इज़ द लिसनर। इसमें जो अल्फाज है ना वो आपने याद रखने, जैसे इसमें लिखा हुआ है लिसनर, जो सुनने वाला है। हु मस्ट लिसन, ऑब्जर्व एंड अटेंड, जो उस चीज़ को सुन रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसको समझ आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, मुझसे क्या बात बोली जा रही है। दिस पर्सन इज़ द डी कोडर, और इसको हम डी कोडर भी कह सकते हैं। तो अक्सर पेपर में इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि जो रिसीवर है उसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, उसको हम डी कोडर कह सकते हैं, ठीक है। हु मस्ट रिसीव व्हाट द सेंडर इंटेंडेड, उसको इस बात का पता लगाना होगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा
कि ये जो सेंडर है जिसने ये मैसेज भेजा है या जो ये बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी पूरी बात को समझने की कोशिश करेगा। परसेप्शन यूजेस ऑल द सेंसेस टू रिसीव वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। और जो हमारा दिमाग है, ठीक है, जो हमारी सोच है, वो सारे वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस को रिसीव करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे जितने भी सेंसेस हैं, ठीक है, जैसे कि 5 सेंसेस होते हैं, तो वो सारे इस मैसेज को डिकोड करने में लग जाते हैं। अब ये 5 सेंसेस, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी 5 सेंसेस तो हमें पता है। जो वर्बल और नॉन वर्बल है ये हम आगे पढ़ेंगे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अक्सर पेपर में इससे डेफिनेटली 3-4 MCQ आते हैं कि वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है। आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दी गई होंगी कि इसमें वर्बल कौन सा है, नॉन वर्बल कौन सा है। तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आपको समझ आता है तो आपको पेपर में फिर मुश्किल नहीं होगी। फिर इसके बाद है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है? इज द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न्स टू द सेंडर। ठीक है, अब रिसीवर को बात पहुंच गई, अब उसने क्या देना है? रिस्पॉन्स देना है। तो रिस्पॉन्स में वो उस बंदे को वापस कुछ बोलेगा। जैसे मैं आपको वो PPT पूरी पढ़ाता हूँ, ठीक है, फिर आपसे कोई सवाल करता हूँ, तो जब आप मुझे वापस जवाब दोगे तो ये आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, रिस्पॉन्स जो सेंडर आपको दोबारा किसी चीज़ के जवाब में कहता है, दैट इज़ रिस्पॉन्स। या फिर हम इसको फीडबैक भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फीडबैक। तो इस तरीके से ये जो टर्म्स है ना, ये आपने याद रखने, अक्सर ये आ जाते हैं पेपर में। जैसे कि रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या है? फीडबैक है। ठीक है, फीडबैक कैन बी आइदर वर्बल, नॉन वर्बल और बोथ। फीडबैक जो है वो वर्बल भी हो सकता है या नॉन वर्बल भी हो सकता है। वर्बल क्या होता है? हर वो चीज़ जो आप मुंह से बोलें, ठीक है, या फिर उसमें कोई अल्फाज शामिल हो, भले वो लिखे हुए अल्फाज हो या बोले हुए अल्फाज हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्बल। नॉन वर्बल क्या होगा? जिसमें कोई अल्फाज शामिल ना हो, आप किसी एक्सप्रेशन से कुछ बोलते हो, किसी इशारे से कुछ बोलते हो, या फिर अपने फीलिंग्स से जाहिर करते हो, ठीक है, जिसमें अल्फाज नहीं आ रहे, तो उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स होगा या तो वो नॉन वर्बल होगा या फिर वर्बल होगा। जैसे मैंने आपसे कोई सवाल पूछा, आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, या आपको आता नहीं है, या आप देना नहीं चाह रहे जवाब, ठीक है, तो आप खामोश होंगे, जैसे होता है। ठीक है, तो जब आप खामोश होंगे तो मुझे पता चल जाएगा, ये भी एक रिस्पॉन्स है। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि या तो ये जवाब नहीं देना चाह रहा, या फिर इसको आता नहीं है, या कोई और मसला है। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक होगा। ठीक है, नॉन वर्बल एग्जाम्पल और अ नोड ऑफ द हेड और अ यॉन। ठीक है, यॉन, यॉन मीन होता है जमाई लेना, ठीक है, या फिर हेड, हेड, नोड ऑफ द हेड, हेड जब इस तरह हिलाते हैं ना, सर हिलाते हैं किसी जवाब में, जब मैं ना बोल रहा हूँ तो सर को मैं हिलाता हूँ, तो ये क्या है? फीडबैक है, रिस्पॉन्स है। या फिर अगर कोई लेक्चर दे रहा है या फिर इस तरह कोई बोरिंग क्लास है, तो बंदा वो जमाई लेता है मुंह पे हाथ रख के, ठीक है, या मुंह खोल लेता है। अब ये भी एक किस्म का रिस्पॉन्स होगा। वो जो टीचर होगा या जो बंदा होगा उसको पता चलेगा, या जो भी वैसे ही कोई बात करने वाला हो, अगर आप उस दौरान जमाई ले रहे हो या फिर आप उस बात समझ नहीं आ रही, तो आप उसको रिस्पॉन्स किस तरह दोगे? आपको वो जमाई आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होगा कि आपको बात समझ नहीं आ रही या फिर आप बोर हो रहे हो, ये क्या है? रिस्पॉन्स होगा, फीडबैक होगा। तो ये कम्युनिकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। अच्छा, इसमें भी वही लिखा हुआ है कि ये जो टीचर खड़ा हुआ है, ठीक है, या जो बंदा है, ये क्या है? ये सोर्स है। सोर्स मीन जो ज़रिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा चैनल। चैनल क्या होता है? जिस चीज़ के ज़रिए से मैसेज जाता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको अभी लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये क्या है? हमारे बीच में मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ पहुँच रही है, या सोशल मीडिया का जो सोर्स है, ये रास्ता है एक। ठीक है, फिर है मैसेज, उसके बाद रिसीवर आते हैं, रिसीवर के बाद क्या आएगा? फीडबैक, जो उसको वापस देगा। ये एक साइकिल इस तरीके से चलता रहता है, जो सेंडर से लेके रिसीवर तक और फिर वापस रिसीवर से सेंडर तक, ये एक लूप होता है, एक साइकिल होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं मूड्स ऑफ ट्रांसमिशन या मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। जिस तरह हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन में पढ़ा था, ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे
कि मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है। तो या तो वो वर्बल होगा या फिर नॉन वर्बल होगा। वर्बल जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यूजेस द स्पोकन और रिटन वर्ड्स, जिसमें कोई ना कोई अल्फाज आ रहे हो, ठीक है, क्या आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। या मैं आपको लिख के कोई चीज़ भेज रहा हूँ, ये भी वर्बल ही होगा, ठीक है। वर्बल में क्या होगा, जिसमें कोई ना कोई अल्फाज आ रहे हो, भले वो लिखे हुए हो, बोले हुए अल्फाज हो, जिस तरीके से भी हो, लेकिन उसमें आपको किसी दूसरे बंदे की बात समझ आ जाए पूरी तरह और किसी अल्फाज के ज़रिए आपको वो चीज़ मिले, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा जो टाइप है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी का पोस्चर आएगा। बॉडी पोस्चर मतलब ये कि आप कोई पोजीशन इख्तियार करते हो, आप खड़े होते हो, आप बैठते हो, आप लेटते हो, आप एक साइड पे जो है वो बैठ जाते हो, या आप जमाई लेते हो, या आप जो है परेशान होते हो, आप खुश होते हो, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, या आप किसी को टच करते हो अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए। ये क्या होता है, सारी जो चीज़ें हैं जिसमें कोई अल्फाज शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे बंदे को रिस्पॉन्स दे रहे हो, एक कम्युनिकेशन का वे दे रहे हो, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो है वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, इसमें अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, आइदर स्पोकन और रिटन, वही बात कि या तो वो स्पीकिंग अल्फाज होंगे या फिर वो लिखे हुए अल्फाज होंगे, ठीक है। या फिर टू सेंड अ मैसेज, टू सेंड अ मैसेज, यस यस, आवाज़ आ रही है आपको, कौन है, कुछ बोलना चाह रहा है कोई? अच्छा जी, चलें, नहीं सर, आग जाए। ओके। वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। अब इसके जो मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड्स हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, स्पीकिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, और आप सुन रहे हैं, लिसनिंग हो रही है, ठीक है, ये भी वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। राइटिंग में आपको लिखे कोई चीज़ भी, जैसे पीपीटी है ना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ये भी एक काइंड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे इशारे से कुछ बता रहा है, वो नहीं है, लेकिन मुझे चीज़ समझ आ रही है, लिखी हुई है, मुझे बात सही से समझ आ रही है, ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा है रीडिंग, जो आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ये भी एक किस्म का वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि उसमें कोई स्पीच या कोई राइटिंग या कुछ अल्फाज नहीं होंगे, इसमें बॉडी लैंग्वेज या इस तरीके के कोई मतलब बॉडी लैंग्वेज तो होगा। बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या होगा कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से कोई चीज़ जाहिर कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं किसी को बात कर रहा हूँ और वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, या मुझसे मुंह मोड़ के किसी दूसरे बंदे से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, बज़ाहिर तो वो कुछ नहीं बोल रहा मुँह से, लेकिन आ, वो इस तरह शो कर रहा है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा शो कर रहा है कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स इज़ डन बाई मैनी वेज, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके आ सकते हैं, जैसे कि जेस्चर्स। जेस्चर मीन्स किस तरीके से आप उठते बैठते हो, ठीक है, आप किसी के साथ बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है, और वो आप दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हो, आप अचानक उठ गए और चलना शुरू कर दिया, आपने कमरे में घूम फिर रहे हो, उसको ऐसा लगेगा कि यार इसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपने जेस्चर चेंज किया, अपने बॉडी का पोजीशन चेंज किया, तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। दूसरा क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स कि आपके चेहरे पे ऐसे आसार आते हैं, जैसे कभी कभी कोई कुछ मुंह से बोलता तो नहीं है, लेकिन उसके मुंह से पता चलता है, उसके चेहरे से पता चलता है कि ये बंदा खुश है या परेशान है, या ये कुछ बोलना चाह रहा है या कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, या कुछ नहीं सुनना चाह रहा। जैसे किसी को गुस्सा आया होता है तो वो बिल्कुल लाल लाल सा हो जाता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये बंदा गुस्से में है, अब इससे कोई बात नहीं करनी, या इसको जो है जो ये कह रहा है उसको मान लो भाई, इस तरीके से। अच्छा, पोस्चर एंड गेट, ये भी वही बात है कि बॉडी का पोजीशन चेंज करना। टोन ऑफ वॉइस, टोन ऑफ वॉइस मीन्स कि जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, वो शायद आपके फेवर में बात कर रहा होगा, लेकिन उसके अंदाज से आपको पता चलेगा कि वो
मुझे गुस्से में बोल रहा है या आराम से बोल रहा है, या फिर जो तंज़िया अंदाज से लोग बोलते हैं ना, तो इस तरीके से उसके टोन ऑफ वॉइस से भी आपको पता चलेगा, या टच करके भी आपको कोई कुछ बता सकता है, ठीक है, टचिंग से, या फिर आई कांटेक्ट के ज़रिए उसकी आंखें आपके साथ मिल रही या नहीं, आप उसको बोल रहे हो कि और देख रहा है, किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। बॉडी पोजीशन फिर से आ गया है, एंड फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब ये कि उसकी बॉडी वो आपको किस तरह नज़र आए, ऐसा है ही नहीं कि वो बात करने के मूड में नहीं है और वो आपको ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, ठीक है, बाल उसके ख़राब है, उसका जो है मुंह बहुत गंदा है, हाथ गंदे, और फिर भी आपने उसको रोक के रखा हुआ है, तो उसका जो फिज़िकल अपीयरेंस होगा वो आपको यही बताता है कि भाई अब मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सिंपली आप इतना याद रखें कि इसमें कोई भी अल्फाज नहीं होंगे, इसमें बॉडी का पोस्चर, पोजीशन, आई कांटेक्ट, टच, ठीक है, या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये अगर आपको याद हो तो आपको पेपर में कोई मसला नहीं होगा। पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन जो है वर्बल कम्युनिकेशन है या फिर नॉन वर्बल है, या मैसेज राइटेड मैसेज जो है, आपने किसी को कोई मैसेज लिखा है, ठीक है, ये वर्बल है या नॉन वर्बल है। तो अगर आपको पता होगा तो फिर आप उसमें कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अच्छा, इसमें भी जो है ये लिखा हुआ है जेस्चर्स। जेस्चर्स मीन्स जेस्चर और ऑफन रिफर टू इज टॉकिंग विद हैंड्स। लोग अक्सर बात करते हुए अपने हाथों से भी बात करते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं भी अपने हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होते हैं, कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। अगर बिल्कुल ही कोई बंदा ऐसा है कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है और वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके कम्युनिकेशन में कोई ना कोई कमी रह जाती है। अगर कोई बंदा जो है आपके साथ बात कर रहा है तो वो क्या शो करता है, वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है, ठीक है। जितना वो हाथ पांव मार रहा होता है, जितना वो उस टाइम, जैसे टीचर होता है ना, टीचर जब क्लास में आता है तो अगर वो एक ही जगह पे खड़े होके बिल्कुल सीधा, ठीक है, हाथ उसके नीचे हैं, कोई हाथ से वो कोई इशारा या इस तरह हाथ नहीं हिला रहा, बिल्कुल एक ही पोजीशन पे एक ही फेशियल एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है और ऑकवर्ड सा लगता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब बंदा कॉन्फिडेंट हो, जब उसको अपने ऊपर यकीन हो, तो कम्युनिकेशन का एक हिस्सा ये भी है कि वो अपने हाथों से बात करेगा, टॉकिंग विथ हैंड्स, ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है। तो जेस्चर में क्या आएगा, हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, अपनी पोजीशन चेंज करना, ये भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। फिंगर टैपिंग, जो फिंगर से किसी चीज़ को टच करते हैं, फिजिंग और रिंग ट्विस्टिंग जनरली इंडिकेट टेंशन। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बंदा हमें हमसे बात कर रहा होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, टेंशन में है, तो वो अपने हाथ इस तरह मरोड़ देता है, ठीक है, या फिर क्या करता है कि हाथ बार बार अपनी उंगलियों से वो पटाखे निकालता है। उससे पता चलता है कि ये बंदा थोड़ा सा नर्वस है। वो आपको या तो वो पाँव हिलाएगा बार बार, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, ये अगर कोई बंदा है, ठीक है, और वो बैठा हुआ है, वो बार बार अपना पाँव जो है वो हिला रहा है, अपने हाथ हिला रहा है, ठीक है। एक तो वो है जो बंदा बात करने के दौर, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे ही नर्वसनेस की वजह से, घबराहट की वजह से अक्सर ऐसा होता है, ठीक है, कि बंदा एक ही पोजीशन में नहीं बैठ सकता, या फिर उसको थोड़ी सी घबराहट होती है तो वो हाथ पाँव हिला रहा होता है। ये क्या होता है, टेंशन या फिर नर्वसनेस या फिर बेसब्री हमें शो करता है कि अब ये बंदा जो है वो, इसको कोई मसला है, इसको कोई टेंशन है, या फिर ये नर्वस है। जैसे कि इंटरव्यू अगर आपने देखा है, ठीक है, इंटरव्यू जब किसी से लेते हैं तो वो अपने हाथ जो है मरोड़ देता है, इस तरह हाथ मलता है, या फिर जो है वो पाँव बार बार हिलाता रहता है, ये नर्वसनेस शो करता है, ठीक है। शेकिंग अ फिस्ट इंडिकेट एंगर। अक्सर हम जो है जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपनी मुट्ठी बनाते हैं, इस तरह अपने मुट्ठी को टाइट करते हैं, ये क्या शो करता है, एंगर। ये सारी चीज़ें हमें पता हो तो हमें दूसरे बंदे के एक्सप्रेशन का, इन सारी चीज़ों का पता चलता है कि अब ये किस मूड में है। वेयर इज पॉइंटिंग में बी यूज टू क्लेरिफाई डायरेक्शन। कभी कभी हम किसी चीज़ की तरफ उंगली करते हैं, तो मतलब उंगली से दिखाते हैं, तो वो हमें डायरेक्शन शो करता है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि भाई फलाने मार्केट की तरफ कौन सा रास्ता जाता है, तो हम उसको हाथ से दिखाते हैं कि इस साइड से जाना है, फिर इस तरह मुड़ना है, इस तरह करना है। तो उंगलियों की मदद से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं।
ये भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव फेसेस रखते हैं, मतलब थोड़ी बात भी उनके मुंह पे नज़र आ जाती है। अगर वो किसी बात से गुस्सा हो गए या आपकी कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी, तो वो उनके फेस पे नज़र आ जाएगा कि यार ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वो बज़ाहिर तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन फेस पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि किसी के मुंह पे स्माइल हो तो पता चल जाता है कि यार बंदा खुश है। जैसे अक्सर लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हो भाई, क्या हुआ है, क्या क्या खुशी की बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंडिकेट करता है, एक्सप्रेशन जो है उससे हमें पता चलता है। और ज़्यादातर जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो हमारे आईब्रोज से पता चलते हैं। जो हमारे आईब्रोज होते हैं, ठीक है, उससे पता चलता है कि ये बंदा जो है गुस्से में है या परेशान है या खुश है, ठीक है। आईब्रोज के डायरेक्शन से, जैसे इन पिक्चर्स में आपको नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो है हैप्पी है, खुश है, तो इसके आईब्रोज किस तरह है। जब ये सैड होता है तो किस तरह हो जाते हैं। जब ये डरा हुआ होते हैं तो आईब्रोज के पोजीशन चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से हमें आईब्रोज के पोजीशन से भी पता चलता है। ये भी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं। अच्छा, इसके अलावा है टच। टच जो है ये भी एक किस्म का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर बच्चों में कॉमन होता है, ठीक है। जो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, न्यू बॉर्न इन्फेंट लिखा हुआ है ना, ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी अभी पैदा हुए होते हैं, ठीक है, उनको भी टच से पता चलता है। जैसे आप उनके हाथ में अपनी उंगली दे दो, वो जल्दी से पकड़ लेते हैं टाइटली। उनको पता चलता है कि किसी ने मुझे टच किया है, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। अच्छा, टच कैन कम्युनिकेट केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंकरेजमेंट, ऑल्सो कम्युनिकेट एंगर, डिस्प्लेजर और लेक ऑफ केयरिंग। टच से ही आपको पता चलेगा, टच करने से आपको पता चलेगा। कोई बंदा सर पे हाथ फेर देता है तो पता चलता है कि ये मेरे लिए परेशान होता है या ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरा ख्याल करता है, ठीक है। जैसे माँ बाप अक्सर हाथ फेर देते हैं सर पे, या कोई मुझे गले लगाता है, कोई मुझे हिम्मत देता है, ठीक है। जैसे कमर पे अक्सर जो है वो थोड़े से टच करते हैं सॉफ्टली। ये क्या होते हैं, ये भी एक टच का एक किस्म होता है कि आपको पता चलता है, आपको टच से पता चलता है कि एक बंदा आपको किस तरीके से टच कर रहा है। तो उस ये भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। या कभी कभी आपको किसी ने थप्पड़ मार दी, तो थप्पड़ मारना इज कम्युनिकेशन, लेकिन वो आपको एंगर, गुस्सा शो करता है, या फिर आपको डिसप्लेजर शो करता है, ठीक है। या आपको उसके आपके उसको कोई परवाह नहीं है या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो आपने उसको जो है, उसने आपको क्या किया, गुस्से में थप्पड़ मार दी। अब ये भी एक टच में आता है, लेकिन कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। तो टच से भी आपको पता चलता है कि ये केयरिंग है, नॉन केयरिंग है, या फिर अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके की टच है, ठीक है। तो ये भी कम्युनिकेशन है। इसके अलावा पोस्चर एंड गेट, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, पोस्चर एंड गेट मीन्स कि बॉडी का जो गेट है, गेट मतलब जो पोजीशन है वो किस तरीके से है। जैसे कि ये या तो आगे की तरफ आया हुआ है या पीछे की तरफ गया हुआ है, ठीक है, या बिल्कुल सीधा है। तो इससे हमें क्या होता है, गुड पोस्चर, पुअर पोस्चर, इससे हमें पता चल जाता है कि अगर बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, वो बिल्कुल सही है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, ठीक है। या फिर अगर किसी में कोई मसला है, कोई ऐब है, तो उसके बॉडी पोस्चर में ही मसला होगा। जैसे कि अगर सामने कोई लेक्चर दे रहा होगा, ठीक है, या क्लास में कोई आ रहा होगा लेक्चर देने के लिए, स्टूडेंट में से कोई प्रेजेंटेशन वगैरह करता है, तो वो जब आता है सामने तो वो उसको वो शेकिंग हो जाती है, ठीक है। मतलब वो बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है, बहुत ज़्यादा उसको खौफ लग रहा होता है, डर रहा होता है। ये क्या है, पोस्चर होते हैं। उसके पोस्चर से, उसके बॉडी के पोजीशन से हमें पता चल जाता है कि अब ये किस तरह है, अब ये कॉन्फिडेंट है या नहीं है। तो गुड पोस्चर मतलब किसी के बॉडी का पोस्चर बिल्कुल सही है, विद द हेड हेल्ड अप, जिसका जो सर है, मतलब उसका जो हेड होता है बिल्कुल सीधा हो, ठीक है। पर्पसफुल गेट हो, मतलब ये कि उसको कोई मसला ना हो उसके। आर यूजुअली इंटरप्रेटेड एज मीनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंट समझता है, ठीक है, कॉम्पिटेंट समझता है,
या अपने बॉडी के पॉजिटिव इमेज लेके वो चलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर स्टूप्ड शोल्डर है, स्टूप्ड शोल्डर मीन्स कि शोल्डर में कोई मसला है, कमर में कोई मसला है, डाउनवर्ड है, ठीक है, हेड डाउनवर्ड है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट लो है। जैसे किसी में कोई एब हो, नेचुरली कोई मसला हो और वो बाकी लोग उसको कम नज़र से देखते हैं, तो उसका जो बॉडी इमेज होता है या जो पोस्चर एंड गेट होता है, ठीक है, उससे ही पता चल जाता है कि इसका जो सेल्फ इस्टीम है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा लो है, या फिर वो डिप्रेशन का शिकार है, या फिर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर वो जो है कोई उसका हमदर्द नहीं है, ठीक है। तो इस बॉडी पोस्चर इन सारी चीज़ों से भी पता चल जाता है, और ये भी कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। अभी तक तो हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, अब हम आते हैं थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, इसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इज़ अ पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड क्रिएटिंग अ बेनिफिशियल आउटकम फॉर द क्लाइंट। अब चूँकि हम नर्सेज हैं, और जब हम एज ए नर्स थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन तो पहले हमने पढ़ लिया, जब हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मकसद क्या होगा कि अब हम पेशेंट के ऊपर कम्युनिकेशन को फोकस करेंगे। इसमें क्या होगा कि पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड, हम जिस मकसद के लिए उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा मकसद क्या होना चाहिए कि हम इससे एक तो पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें कि किस मसले के साथ हैं, इसको क्या क्या तकलीफ़ है, ठीक है, क्रिएट अ बेनिफिशियल आउटकम, और फिर उसी कम्युनिकेशन से हम एक बेनिफिशियल मतलब एक फ़ायदे का नतीजा लें, कि हम उससे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें, फिर उसके इलाज के लिए उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, ठीक है। ये क्या हुआ? थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का मकसद क्या होगा कि आप पेशेंट के साथ कुछ इस तरह का रैपर्ट और इस तरीके की कम्युनिकेशन ताल्लुक़ कायम करो जिसमें वो आपको सारी चीज़ें बताएं आसानी से, ठीक है। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड कैन हेल्प एस्टेब्लिश अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। वही बात है कि आपके पेशेंट और आपके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों के दरमियान एक कंस्ट्रक्टिव, एक अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से मरीज़ आपके साथ हेल्पफुल होगा। जो भी आप उससे पूछोगे या जो भी आप प्रोसीजर करने जाओगे, वो आपको आसानी के साथ सब कुछ बता देगा या आपको इजाज़त देगा। ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। द फोकस ऑफ कन्वर्सेशन इज़ द क्लाइंट। इस कम्युनिकेशन का फोकस कौन होगा? क्लाइंट होगा, जो पेशेंट होगा, क्योंकि आप उससे ही ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका फोकस पेशेंट ही होना चाहिए। अच्छा, द क्लाइंट्स प्रॉब्लम और अदर्स नीड, नॉट द प्रॉब्लम्स और नीड ऑफ द नर्स। इसमें सब कुछ फोकस किस पे होगा? सॉरी, पेशेंट पे होगा, ठीक है। इसमें नर्स के ऊपर कोई फोकस नहीं है कि नर्स अपने प्रॉब्लम बताना शुरू कर दें, अपने ज़रूरियात बताना शुरू कर दें। इसमें सारा का सारा फोकस जो है वो पेशेंट के ऊपर ही होगा। नर्स उसको अपने बारे में या अपनी नीड्स, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं बताएगा, वो सिर्फ पेशेंट से ही थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करेगा और उसका जो मतलब तरीक़ाकार हो वो करेगा। अच्छा, अब इसमें क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसमें हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को मतलब कायम कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से, ठीक है। उसमें सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब ये कि आपको जो मरीज़ बोल रहा है उसको आप अच्छे से गौर से सुने, एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ प्रोफेशनल टच, एंड तीसरी चीज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स, ठीक है। मतलब ये कि आप उसको प्रोफेशनली उससे बात करो, प्रोफेशनली करें, लेकिन इस तरह के मतलब ये कि उसको ये भी ना लगे कि ये जान छुड़ा रहा है या फिर वैसे ही बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो अच्छा कम्युनिकेशन है जिससे वो सारी चीज़ आपको, तो वो टेक्निक्स आपने यूज़ करने हैं, टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है अटेंटिव लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग, वही है कि एक्ट लिसनिंग एक्टिवली विद माइंडफुलनेस, मतलब आपका सारा दिमाग उसके ऊपर हो, ठीक है, आपके सारे सेंसेस उसके ऊपर हो, आपका सारा अटेंशन उसके ऊपर हो, ठीक है, आप उसकी सारी बातें सुने कि वो किस तरह फील कर रहा है, किस तरह जो है वो बोल रहा है, या किस तरह आपके तरफ वो मुतवज्जे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उसमें सुनेंगे। आपने जस्ट ये लाइंस पढ़नी, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो आपने एक दफ़ा सुनी। अटेंटिव लिसनिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस दैट रिक्वायर्ड एनर्जी एंड कंसंट्रेशन।
अटेंटिव लिसनिंग जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव मतलब ये कि इसमें अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है, तो इसमें आपकी एनर्जी खर्च होगी, आपको आपकी तवज्जो उसको चाहिए होगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस इस तरीके से होगा। इट इन्वॉल्व पेइंग अटेंशन टू द टोटल मैसेज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसमें आप पूरे का पूरा अटेंशन उसको दोगे, उसके वर्बल जो अल्फाज वो बोल रहा है, ठीक है, वो भी आप नोट करोगे और नॉन वर्बल चीज़ें भी नोट करोगे। जैसे वो बात करते 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 क्या क्या कर रहा होता है, अपने हाथों से क्या कर रहा है, उसके फेस पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, या फिर उसके बॉडी के पोजीशंस किस तरीके से चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे ड्यूरिंग एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है सोलर। सोलर निमोनिक है, मतलब एक शॉर्ट है जो कि आप देखेंगे। सोलर में सबसे पहले आता है एस, सिटिंग स्क्वेयरली फेसिंग द क्लाइंट। मतलब ये कि आप जो है पेशेंट के बिल्कुल सामने बैठोगे। फिर ओ से आएगा यूजिंग ओपन पोस्चर, मतलब ये कि आप जो है अपने हाथ नहीं बांधेंगे, कि आप जो है आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, उसके सामने वर्स ऐसे ही आप सुन रहे हैं और वो बोल रहा है, आपकी कोई तवज्जो ही नहीं है उसके ऊपर। और इसके अलावा एल, लीनिंग टूवर्ड द क्लाइंट टू इंडिकेट इंटरेस्ट इन लिसनिंग। जैसे हमें कोई कुछ बोल रहा होता है ना, तो हम उसकी तरफ थोड़े से करीब होते हैं, कान उसकी तरफ करते हैं। इससे क्या होता है कि उसको पता चलता है कि यार ये जो बंदा है ये मेरी बात बहुत गौर से सुन रहा है, तो ये उसकी तरफ लीनिंग टूवर्ड्स करना है। लीनिंग फॉरवर्ड मतलब थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना, उसकी तरफ झुकते हैं, ठीक है। फिर इसे मेंटेनेंस गुड आई कंटैक्ट। आई कांटेक्ट आप याद कर सकते हो, ठीक है, मतलब उसके साथ आंखों में आंखें मिला के आप बात करेंगे, ठीक है। एंड आर मीन्स रिलैक्स्ड पोस्चर, आप बिल्कुल रिलैक्स बैठे हुए हो। ऐसा ना हो कि मरीज़ को लगे आप ऐसे बैठे हुए कि मरीज़ को ऐसा ना लगे कि यार इसको तो बहुत जल्दी है, ये तो जाने वाला है। आप उसके साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करें, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठे। ये सोलर जो है एक निमोनिक है, जो कि एक एक्टिव लिसनिंग की वो तरीक़ाकार है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ टच। टच जो मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनली कम्युनिकेशन में टच का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, जो आपको हमदर्दी या फिर गुस्सा या फिर ये सारी चीज़ें शो करता है। नर्स कॉमनली यूज़ प्रोफेशनल टच व्हेन असेसिंग, एक्सप्रेसिंग कंसर्न और कंफर्टिंग पेशेंट। जैसे कि हम मरीज़ जब हमसे कुछ बात कर रहा होता है, ठीक है, तो वो हम उसका हाथ अपने हाथ में लेके उसकी बात सुन रहे होते हैं। तो जब हम उनका हाथ टच करते हैं या फिर उनका जो हाथ हमने अपने हाथ में रखा होता है, तो इससे पता चलता है कि यार इस बंदे को मेरी बहुत परवाह है, ये मेरे लिए परेशान है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसको थोड़ी बहुत वो आपको ज़्यादा चीज़ें बताता है, अच्छी चीज़ें बताता है। वो बिल्कुल क्लियर। क्लियर मीन्स ये कि वो आपको कोई झूठ ना बोले, या अगर वो झूठ बोल रहा है या इस तरीके की कोई बात बोल रहा है, ठीक है, तो आपने उसको क्लेरिफाई करनी है। क्लेरिफाई मीन्स कि आपने उसको चेक करनी कि बात सही बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, इसके साथ ऐसा सच में हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसे सवाल पूछने हैं जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप पूछेंगे कि आपने खाना खाया, तो वो आपको कहेगा कि हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल नहीं पूछने, आपने इस तरीके के सवाल पूछने जिसमें वो आपको ज़्यादा कुछ बता सके, ज़्यादा बातें बता सके, ठीक है। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, हर वो सवाल जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं हो, बल्कि जवाब में बहुत कुछ हो, बहुत बहुत कुछ वो आपको बताएं, ठीक है। इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, और ये आपने मरीज से पूछने हैं। इसके अलावा ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स, ये भी वही बात है। रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग मीन्स कि जो वो बात बोल रहे हैं आप उसके साथ दोबारा दोहराएं। जैसे कि वो बोल रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो आपने बताना है कि हाँ आपका एक्सीडेंट हुआ, ये तो बहुत गलत हुआ, आपको तो बहुत ज़ख़म नुकसान वगैरह हो गया होगा, चोटें लगी होंगी, ठीक है। ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग, आप उसकी बात को दोहरा रहे हो, उसके साथ एक हमदर्दी शो कर रहे हो। इसके अलावा पैराफ्रेजिंग एंड रीस्टेटिंग, उसके मुश्किल अल्फाज को आपने आसान बनाना है। जैसे वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ बोलता है या फिर बात घुमा फिरा के बोलता है, ठीक है, तो आपने उसको
सिंपल करके बोलना है, ठीक है। पैराफ्रेज और रीस्टेटिंग जिसको हम कहते हैं। रीस्टेटिंग मतलब दोबारा बोलना, उसके कहे हुए अल्फाज आपने दोबारा बोलने। एंड समराइजिंग, समराइजिंग क्या होता है? समरी, एक खुलासा कि उसने आपको पूरी कहानी बता दी, अब आप उसको दोबारा सुना रहे हो कि आपने ये बताया, आपने मुझे ये बताया, आपने मुझे ये बताया, एक समरी उसको बता रहे हो। इसके अलावा फोकसिंग, कि आप उसको उसके बाद पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। फोकस करके मतलब सुन रहे हो, दैट इज़ फोकसिंग। और साइलेंस, साइलेंस मीन्स कि जब वो बोल रहा है तो आपने कुछ नहीं कहना, बस सिंपल उसकी बात सुननी है, दैट इज़ साइलेंस। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से हमारे जो कम्युनिकेशन का एक रास्ता है या एक जो ज़रिया है वो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, और अच्छी कम्युनिकेशन कायम हो सकती है। अच्छा जी, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो आप बोल रहे हो किसी भी पेशेंट के साथ आप कोई भी बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए कि आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ क्लियर, आप जो भी बात बोल रहे हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आसानी से समझ आने वाली होनी चाहिए, इजीली अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ कॉन्साइज, कॉन्साइज मीन्स गेट टू द पॉइंट विदाउट यूजिंग अननीडेड वर्ड्स और इमेजेस, के टू द पॉइंट बात करनी है, घुमा फिरा के नहीं बोलना है, ठीक है। जो चीज़ टू द पॉइंट हो वो आपने टू द पॉइंट बोलनी है, ठीक है। बग़ैर ज़रूरत के या गैर ज़रूरी अल्फाज आपने इस्तेमाल नहीं करने, ज़्यादा विदाउट नीडेड या अननीडेड चीज़ें जो है वो आपने उसमें नहीं बतानी, नहीं यूज़ करनी। इसके अलावा कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मीन्स कि आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है अगर एक्सप्लेन की ज़रूरत है तो, ठीक है, या कोई एग्ज़ाम्पल लेके, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से चीज़ अच्छी समझ आती है, तो चीज़ों को एग्ज़ाम्पल से आपने समझाना है। इसके अलावा करेक्ट, जो भी आप बोल रहे हो वो सच और सही होना चाहिए, ठीक है। ग्रामर वाइज या फिर वर्ड चॉइस आपने अच्छा चूज़ करने के, अच्छे अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपका सही होना चाहिए। कोहेरेंट, कोहेरेंट मीन्स लॉजिकल सीक्वेंस, कि एक तरतीब से आपने चीज़ें बतानी है। अब जो चीज़ आखिर में बताने वाली है आपने वो पहले बता दी, जो पहले बताने वाली है वो आपने आखिर में बता दी, ठीक है। तो क्या होगा, बेतरतीबी हो जाएगी, वो सीक्वेंस नहीं रहेगा, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। इसके अलावा है कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स कि जो भी आप बता रहे हो वो पूरे का पूरा होना चाहिए, इनफ इंफॉर्मेशन, कोई एक आधी बात आपने छोड़नी नहीं है, अधूरी बात नहीं बोलनी जिसमें पेशेंट कंफ्यूज हो, उसके जहन के, उसके दिमाग में जो है सवाल आए कि ये ऐसा क्या था या इस तरह क्यों होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इस तरह का कोई बात आपने नहीं करनी जिसमें जो है वो कंप्लीटनेस ना हो, ठीक है। तो इनफ इंफॉर्मेशन आपने देने। इसके अलावा कर्टस, कर्टसी या कर्टस का जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं पोलाइटनेस के लिए। पोलाइटनेस मीन्स कि आप बिल्कुल आराम से अदब के साथ, ठीक है, और अच्छे लहजे में उनके साथ बात करें, प्रोफेशनल टोन में बात करें, दैट इज़ कर्टस या कर्टसी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मतलब कुछ फैक्टर है जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में दखल अंदाज हो सकते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे मसले पैदा कर सकते हैं, जैसे कि एज, कुछ लोगों का एज गैप बहुत ज़्यादा होता है। एज गैप मीन्स कि आप किसी बहुत ही बूढ़े बंदे से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है, कोई बूढ़ा पेशेंट है, तो वो शायद आपको उस तरह जवाब नहीं देगा जिस तरह वो अपने उम्र के किसी बंदे को जवाब देगा, ठीक है, या फिर उनको बोलने में मसला होगा। तो एज भी एक फैक्टर हो सकता है जो कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर मसला पैदा कर सकता है। दूसरा है एजुकेशन, कि उस बंदे को इतना नॉलेज ना हो, एजुकेशन ना हो, ठीक है, तो इससे भी कम्युनिकेशन में ख़राबी आ सकती है। आप उससे चीज़ पूछोगे वो आपको कुछ और बताएगा, उसको इतना पता नहीं होगा, ठीक है, एजुकेशन में मसला आ सकता है। इसके अलावा होंगे इमोशंस, इमोशंस मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसके फीलिंग्स जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं, तो ये भी एक मसला हो सकता है। कल्चर, कि वो किस कल्चर से हैं, ठीक है,
अगर आप एक बंदा है जो कि पंजाबी है, वो सिंधी से बात कर रहे हैं तो उनका कल्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर वो कल्चर का बीच में एक खलल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज, अक्सर अगर आपको पेशेंट की ज़बान समझ नहीं आ रही या आपकी ज़बान पेशेंट को समझ नहीं आ रही, तो फिर उसमें भी एक मसला होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस कि पेशेंट नहीं चाहता कि अब आप उससे कोई सवाल करें, या वो बात करने के मूड में नहीं है, ठीक है, या वो अकेले रहना चाहता है उस टाइम, या अपनी फैमिली के साथ बात करना चाहता है और आप उसको वो स्पेस नहीं दे रहे, तो ये भी एक कम्युनिकेशन में मसला होगा, वो आपको फिर कुछ नहीं बताएगा। रोल्स एंड रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल एटीट्यूड, अटेंशन टू द मैसेज एंड सराउंडिंग, ये सारी चीज़ें वही है कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ कैसा है, ठीक है, आपके जो है एटीट्यूड, आपका उसके साथ किस तरीके का रवैया है, ठीक है, आप वो जो बात बोल रहा है, ठीक है, आप उसको अटेंशन के साथ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, और आपका सराउंडिंग क्या है। अगर आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा मसले हैं, ठीक है, तो वो जो भी बोल रहा है वो आपको समझ नहीं आएगा, या जो बोलना वो चाह रहा होगा, ठीक है, तो आप वो नहीं सुन पाओगे, या आप कुछ और बोलेगा वो, आप कुछ और सुनेंगे, आप कुछ और समझेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ये क्या करते हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में खलल पैदा कर सकते हैं, मसले हो सकते हैं, ठीक है। टेक्निक इंटरफेयर विद इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें भी वही चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ें। क्लोज क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको ओपन एंडेड बताया, अब ये क्लोज है, मतलब आप उससे ऐसे सवाल पूछेंगे जो सिर्फ हाँ ना में आपको जवाब दे, तो फिर आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, वो आपको हाँ या ना बताएगा, आप अपनी मर्ज़ी से वो लिखते जाएंगे, ठीक है, और चीज़ें उनको बताएंगे तो मसला होगा, ठीक है। दूसरा, फॉल्स रीअश्योरेंस। फॉल्स रीअश्योरेंस मीन्स कि आप उसको कोई गलत वो दें, क्या कहते हैं उसको, हौसला दें, ठीक है, क्या एक काम नहीं हो सकता, आप उसको कहते हो कि भाई हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आप उसकी उसकी सर्जरी नहीं होने वाली, या उसको कोई ऐसा मसला है जिसमें वो मतलब उससे वो निकल नहीं पाता, आप उसको कहते हैं हाँ मैं तुम्हारा इलाज करूँगा, तुम ठीक हो जाओगे, या उसको कहोगे कि भाई कल तक तो हम तुम्हें ठीक करके फारिग कर देंगे, लेकिन फिर भी वो एक हफ्ते तक रहें, ठीक है, हॉस्पिटल में, ये फॉल्स रीअश्योरेंस है, गलत यकीन दहानी आप उसको कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आ सकता है। जजमेंटल रिस्पॉन्स, जजमेंटल रिस्पॉन्स मीन कि एक बंदे को जज करके आप उसको जवाब दे रहे हो कि आप तो गंदे हो, आपका तो आपसे तो स्मेल आ रहा है, आपसे बदबू आ रही है, आप या तो आपका कल्चर मेरे जैसा नहीं, आप मेरे कल्चर के नहीं हो, जज करके आप उसको रिस्पांस दे रहे हो, तो ये भी नहीं करना चाहिए, और ये भी एक बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में। इसके अलावा एग्रीइंग, डिसएग्रीइंग और अप्रूविंग, आप उसके साथ किसी बात पे एग्री करते हो, किस पे एग्री नहीं करते हो, ठीक है, किसी बात को अप्रूव करते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसके मुताबिक नहीं करोगे, आप फिर उसके सिचुएशन के मुताबिक देखोगे, ठीक है। लेकिन एग्री डिसएग्री करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं। डिसअप्रूविंग भी आता है उसमें। गिविंग एडवाइस, या फिर उसको कोई मशवरा आप दे रहे हो कि भाई आप जिस डॉक्टर के पास आए हो वो इतना अच्छे नहीं है, आप फलाने डॉक्टर के पास जाओ, वो अच्छा डॉक्टर है, वो इससे अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें आपका काम नहीं है, ये आप नहीं करोगे। अगर आप ये करते हो तो आपका कम्युनिकेशन बैरियर, उसमें कोई इंटरफेयर आएगा, मसला होगा, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग हम क्या कहते हैं, जो एक मुनाफिकत वाली चीज़ होती है कि आपके दिल में कुछ है, मुंह पे कुछ है, ठीक है, और मरीज़ के लिए अच्छा कुछ और होगा, आप उसको कुछ और बता रहे हो, ठीक है, तो ये स्टीरियोटाइपिंग में आता है। डिफेंडिंग, क्या आप मरीज़ को डिफेंड कर रहे हो, या फिर वो जो चाह रहा है, ठीक है, मरीज़ चाह रहा है कि मेरी सर्जरी नहीं होनी चाहिए, आप उसको उसके बाद पे उसके साथ उसके बाद पे खड़े हो, कहा आप नहीं करें, आप ये करें, आप वो करें, ये सारी चीज़ें नर्स का काम नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्टिंग एक्सप्लेनेशन, या आप उससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो कि आपने क्यों किया, आपने इस तरह क्यों नहीं किया, ये सारी चीज़ें नहीं। फिर इसके अलावा चेंजिंग द सब्जेक्ट, का बार बार सब्जेक्ट टॉपिक चेंज कर रहे हो, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है। ये जो है वही नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा है नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज। नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज मीन्स कि
नॉन थेराप अभी तक हमने थेराप्यूटिक पढ़ा, मतलब जो सही अच्छा कम्युनिकेशन है। नॉन थेराप्यूटिक जो सही कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। नर्स मस्ट बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड अवॉइड नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज। मतलब एक नर्स का ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है, ठीक है, कि वो नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन से या रिस्पॉन्स से बचा जा सके, ठीक है। उनको उसको ये नहीं चाहिए कि मरीज़ जो है वो उसको कोई गलत जवाब दे। आपने मरीज़ के साथ ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा ताल्लुक़ नहीं कायम करना जिसकी वजह से मरीज़ आपको किसी सवाल का जवाब नहीं दे, आपको कोई ऐसी जान छुड़ाने के लिए कुछ गलत बोल दे। तो ये नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच इज लुकिंग एट वंस वॉच, क्रॉसिंग आर्म्स अक्रॉस वंस चेस्ट और नॉन एक्टिवली लिसनिंग। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आपको कब ऐसा नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स देगा, जब आप उसके साथ बैठे हो लेकिन अपनी घड़ी को देख रहे हो या अपने मोबाइल को देख रहे हो, ठीक है, या अपने हाथ जो है अपने सीने के साथ लगाए हुए हैं, या फिर उसको सुन ही नहीं रहे हो, बस ऐसे ही उसके पास बैठे हुए हो, लिख रहे हो कुछ या मोबाइल में लगे हुए। तो ये सारी चीज़ें नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, उसको ये लगे कि ये तो मेरी बात नहीं सुन रहा, ये तो वैसे ही बस टाइम पास कर रहा है, तो ये नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स आएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स क्या होता है, लिखना। जो भी आपने मरीज़ को दवाई दी है, जो भी मरीज़ की कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे, आप प्रिंटेड लिखोगे या फिर ऐसे रिटन बाय पॉइंट से लिखोगे, जो भी है, लेकिन आपके पास वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। अच्छा, चेंजेस इन द क्लाइंट्स कंडीशन। आप क्या लिखोगे, हर वो चीज़ लिखोगे। अगर क्लाइंट की कंडीशन में, पेशेंट की कंडीशन में कोई चेंज आती है, वो आपने लिखनी है कि बुखार ज़्यादा हो गया, बुखार कम हो गया, वाइटल साइंस आपने चेक करने, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें आप नोट करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर, जो भी आपने उसको दवाई दी है, जो भी आपने उसको ट्रीटमेंट दी है, जो भी आपने प्रोसीजर किया, वो सारी चीज़ें आप लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा द क्लाइंट रिस्पॉन्स एंड इंटरवेंशन, द एवेलुएशन ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स, जो भी आपने इलाज किया, जो भी आपने दवाई दी है, उसका नतीजा क्या आया, वो भी आप लिखोगे। कंप्लेंट फ्रॉम क्लाइंट और फैमिली, या पेशेंट का या उसकी फैमिली की कोई कंप्लेंट है, ठीक है, तो फिर वो भी आपने लिखना है, ठीक है। इसके अलावा लीगल एस्पेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कानूनी तौर पर जो है डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होनी चाहिए। इसके अलावा वो किस तरह होनी चाहिए, राइटिंग लेजिबल एंड नीट, बिल्कुल साफ़ सुथरी, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रॉपरली यूज्ड, स्पेलिंग सही होना चाहिए, ग्रामर बिल्कुल सही इस्तेमाल होना चाहिए। अदरवाइज एब्रीवेशन, जो चीज़ एब्रीवेशंस होती है, ठीक है, जिस तरह हम लिखते हैं ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो आप उसकी जगह जो, मतलब जिस सबको पता हो, जो जिन एब्रीवेशंस का सबको पता हो, ठीक है, जो लोग उसको जानते हैं, वो एब्रीवेशन आपने लिखने। खुद शॉर्टकट में आपने नहीं लिखना, जैसे बिटवीन का हम लिखते हैं ना BW, तो ये आपने नहीं लिखना, या बिकॉज का हम लिखते हैं BCZ, तो इस तरह नहीं लिखना, फिर पूरा लफ्ज़ लिखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका सबको पता हो, तो वो फिर आप शॉर्ट में लिख सकते हो। टाइम सीक्वेंस एंड फंक्शनल डिस्क्रिप्टिव एंट्रीज, टाइम, किस टाइम पे आपने कौन सी दवाई दी है, किस तारीख को दी है, किस टाइम से दी है, वो आपने लिखना है, ठीक है। और इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स सीक्रेट्स, ठीक है। जो भी आपके पास मरीज़ का कोई सीक्रेट है, मरीज़ ने आपको अपने बारे में कोई बात बताई है जो कि दूसरों के साथ उसने कहा कि शेयर नहीं करना है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, या फिर उसने वैसे ही बोलने से मना किया हुआ है, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपके साथ सीक्रेट रहें, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रहें। जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, या फिर मरीज़ की तरफ से कोई सीक्रेट होता है, या वो चाहता है कि मेरी बीमारी का किसी को पता ना चले, तो ये सारी चीज़ें सीक्रेट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसका आपको कोई हक नहीं है कि आप वो शेयर कर सकें। अगर इस तरह आप करते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है, बहुत सारे मसले आ सकते हैं एज ए नर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताने की नहीं होती। दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपको अच्छा लगा होगा क्लास में आके। एंड कोई मुश्किल है तो अभी आप पूछ सकते हैं, कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है।